जीएसटी एसटीबीटी है, तो आपसे शुरू कर रहे हैं, बताते जाइएगा सर, हम नोट कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट में एक अप एंड डाउन की एक्टिविटी हुई है, बिल्कुल थोड़ा-सा हमें केयरफुल रहना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में मुझे लगता है कि तेज़ी बनी रहेगी और वहाँ पे जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे बायोकॉन जो 285 या 283 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक हमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 278 के, यानी यहाँ से कम 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नज़र आते हैं वापस से एक बार 295 से लेकर 300 के। तो 300 का टारगेट पकड़ के चलिए, 278 का स्टॉप लॉस रखें और 284, 285 में खरीद के चलिए बायोकॉन। ठीक है, बायोकॉन आपने बता दिया सर, इस पे बुलिश है। इस बीच चोला फाइनेंस के ना नंबर्स आ गए नीचे। अविनाश सर, एक बार जरा आप देख लोगे नंबर्स, आपका एनालिसिस होगा इस पे। 40% इसका प्रॉफिट बढ़कर आया है और 467 है। एक बार चोला फाइनेंस दिखाइए, आय भी 43% बढ़ी है। मैंने इसके कंपैरेटिव नंबर तो पूरे अच्छे से नहीं देखे, बट एक बार आप जरा देख लीजिएगा, शायद आपके पास भी इसकी स्टडी होगी। नंबर्स ठीक है सर इसके, ये प्रॉफिट 40% बढ़ना, आय 43% बढ़ना, इनमें मार्जिन का तो इशू होता ही नहीं है कुछ ज़्यादा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स इस बार आ गए हैं, एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि देखिए ये मोमेंटम अगर कंपनी आने वाले साल में एटलीस्ट मार्च के क्वार्टर में और अगले साल मेंटेन करती है, तो डेफिनेटली इसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी री-रेटिंग आएगी क्योंकि इनके जो मेन डोमेन स्पेस है, जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन ज़्यादातर ये कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में काम करते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल रहेंगे। प्लस मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम इनको आएगा नहीं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से होपफुली आने वाले महीनों में जब इंटरेस्ट रेट कट आएगा, तभी थोड़ी-सी बेनिफिट भी मिलेगी क्योंकि देखिए 99,000 एनबीएफसी को पैसा रिकवर करने के लिए बैंकों से जब फंडिंग मिलती है तो उसका भी बेनिफिट इनको इनके मार्जिन्स में मिलेगा। तो आई थिंक नेट नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक डेफिनिटली एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट साबित हो सकता है। चोला और शेयर कमज़ोर हैं। यूपीएल आज वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है। 10% के आसपास की भारी गिरावट है, नतीजे इसके कमज़ोर आए और ये निराशा यूपीएल पर हावी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूपीएल की तरफ से कमज़ोरी है। डिम्पी इसे समझते हैं जरा नतीजों को और नतीजों में बारीक नज़र डालते हैं कि आखिर इतनी पिटाई क्यों, क्या चिंताएं बहुत बड़ी हैं। डिम्पी बताइए क्या मामला है यूपीएल का, आखिर क्यों आज इतना ज़्यादा पिट रहा है ये? देखिए यूपीएल के ना नंबर खराब आए थे और इस बार कंपनी ने लॉस जारी किया। अविनाश सर, एक बार अगर मैं कहीं भी गलत हूँ ना, आप मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना, प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना। उम्मीद से जो खराब नतीजे रहे और इस बार ये चौथी ऐसी तिमाही है जिसके नंबर इस बार बेहद बेहद खराब आए। तो मार्केट ने क्या कि पनिशमेंट दे रहा है। एक बार बता दें आपको, ये अगले सेकंड हाफ में ठीक हो जाने चाहिए थी। उम्मीद ये था कि जून के बाद ये नंबर्स ठीक होंगे, लेकिन अब जो नंबर्स ठीक होने का जो अनुमान है ना, वो बता रहे हैं कि अगले साल के दूसरे क्वार्टर में जाके ठीक होगा। और दिसंबर तिमाही में कंपनी ने बकायदा घाटा बना दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या रही? एक तो कम मांग थी, दूसरा डीस्टॉकिंग हो रही है, भारत में डिमांड कम हुई है, अमेरिका में डिमांड कम हुई है, बिक्री घट गई है इन सब की। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 12% की ग्रोथ वहाँ पे हुई है और सभी एंगल से ये प्रॉब्लम में चल रही है। प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर है कंपनी के अंदर। और अच्छा, एक प्राइसिंग के साथ साथ मैं बताऊं, फॉरेक्स का लॉस भी आया है क्योंकि 190 से ज़्यादा देशों के अंदर एक काम करती है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ से भी खराब हुआ है। और ये हमने कुछ एक नंबर्स निकाले आपकी जो स्क्रीन पर चल रहे हैं कि जहाँ पिछली बार 1300 रुपये कमाती, 1300 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, इस बार आया घाटा 1200 का, जबकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स खराब, विजन खराब, प्रेशर बना रहेगा, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा, टेक्निकली वीक है। ये सारे रीजंस जो हैं यूपीएल को सुधरने का नाम नहीं दे रहे हैं और ये आज 10% पे है। फिर हमने रिपोर्ट्स निकाली, हमने डैम की, हमने नुवामा की, हमने जेफरीज की रिपोर्ट्स का व्यू पॉइंट भी दिया। अगर वो रिपोर्ट्स हैं तो जरा वो भी दिखाइए। डैम ने तो बकायदा सेल की रेटिंग कर दी, जेफरीज ने कहा कि हम टारगेट काट देते हैं, हालांकि हम मेंटेन रखेंगे बट हम टारगेट काट देते हैं। न्यूमा ये कह रहा है कि आगे चल के प्रेशर रहेगा, वो ये भी कह रहे हैं कि इनके सब्सिडी का प्रेशर भी है, प्राइसिंग का प्रेशर भी है, ग्लोबली भी प्रेशर है। तो 3 की 3 रिपोर्ट्स आई, तीनों के तीनों रिपोर्ट्स ने इसको नेगेटिव किया और टेक्निकली तो 600 के ऊपर आ ही नहीं रहा था। तो सारे रीज़न अभिषेक एक साथ जुड़ गए जिसकी वजह से आज 10% तक का नुकसान आया है।
फ्रिजेज ने भी लक्ष्य घटाए हैं और यूपीएल की जो दिक्कतें हैं ना पुरानी है, मतलब ये नई नहीं है। पिछले आपको याद होगा डिम्पी कि पहले भी इन्होंने गाइडेंस कट किया था और वहां से सुधार दिखा नहीं। मतलब साल भर में बाजार 20-22% चला, लेकिन अगर हम यूपीएल को देखेंगे तो 30-40% नीचे आपको शेयर ये दिखेगा और फिर से खराब नतीजे यूपीएल के। अविनाश जी, यूपीएल क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ से सुधार अब शुरू होगा या फिर ये बुरी परिस्थितियां बनी रहेंगी? और दूसरी चीज, जिनके पास यूपीएल हैं वो किस उम्मीद में रखें शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिम्पी ने कहा कि इस बार नंबर और भी खराब आ गए क्योंकि इनके सारे मार्केट्स में प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका, और मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक ही टाइम पे आए, प्लस फॉरेक्स का लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगले क्वार्टर की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बाउंस बैक आना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। बट मैं समझता हूँ कि देखिए, यूनाइटेड फास्फोरस दैट इज यूपीएल एक बहुत बड़ी एग्रो प्लेयर कंपनी है और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कोई डिमांड नहीं है। हो सकता है कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन नजरिया अगर आपका अगले 6-12 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आती है, करीबन 450 तक आता है, तो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार ये थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के साइंस आएंगे तो इसमें बाउंस बैक भी इक्वली शार्प होगा। कंपनी छोटी नहीं है तो उसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें रिकवरी भी बहुत स्ट्रांगली तरीके से आएगी। बट हाँ, नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते यहाँ पे इमीडिएटली कोई री रेटिंग ना आए, लेकिन अगले 6-12 महीने के लिए होपफुली रिकवरी आती है एग्रोकेमिकल मार्केट में, तो बाउंस बैक भी काफी अच्छा होगा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिएक्शन आज हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कल वापस रिपीट होगा, क्योंकि रिजल्ट्स का रिएक्शन है तो उसको आप आज शेयर के प्राइस में देख रहे हो। ऑन द सेम न्यूज मुझे लग रहा है कल बाजार में और भारी पिटाई नहीं होगी, स्टॉक मोर और लेस कंसोलिडेट होगा। तो होल्ड ऑन करिए और जिनको खरीदना है कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। साल भर का नजरिया रखिए। ये जो राय है ना निवेशकों के लिए है, थोड़ा नीचे अगर आ जाए 10% और ये शेयर यहाँ से करेक्ट हो जाए तो आपके लिए एक कॉन्ट्राबेट या फिर एवरेज करने के मौके बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडर हैं वो क्या करें? सोनी, ये बताइए कि आज की गिरावट के बाद अगर कोई ट्रेडर हो जिसका शॉर्ट टर्म नजरिया हो हफ्ते महीने भर का, वो क्या करें? अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के रखे? ये यहाँ पे अभिषेक जी, अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में काफी एग्रेसिव शॉर्ट वेट पोजीशंस बन रहे हैं और यूपीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चार्ट में 450-440 के रेंज में एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी इमीडिएटली इस लेवल पे बाय मत कीजिए। 450 के रेंज पे अगर आपको दिखता है तो वहां से मोस्ट लाइकली बाउंस कर सकता है। काफी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस से भी हो गया है। अगर हल्की सी बाउंस करता है, शॉर्ट कवरिंग जब आपको नजर आएगा तभी जाके यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पे अवॉइड कीजिए। 450 का एक सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आने पर ही आप देख सकते हैं कि इसको वहां से बाय हो सकता है कि नहीं। करना शेयर में वीकनेस ज़्यादा दिख रही है क्या? अगर वीक है तो फिर पुट ले लेते हैं, अगर नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। नंबर्स तो वीक ही लग रहे हैं इसके। ये डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट एंटायर काउंटर में थोड़ी सी मुझे वीकनेस लग रही है। 5100 के नीचे यहाँ पे और भी सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है, टुवर्ड्स 5040 तक आपको दिख सकता है। ऊपर में हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो 5140 का भी एक रेजिस्टेंस बन गया है। सो तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक है। अगर कोई पुट के ऑप्शन से लेना है तो यहाँ पे एक 5100 की पुट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं और कैश के अनुसार ही आप इसको बुक कर सकते हैं। जैसे आपको 5040 का लेवल नजर आए तो आप इस पुट ऑप्शन में बायर्स बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए कैश के लेवल के अनुसार 5140। 149 की है। वैसे आपके हिसाब से कितने पैसे आ सकते हैं इसके अंदर? सोनी, ये ब्रिटानिया की जो पुट है 5100 वाली 146-47 की चल रही है, कितने पैसे बन सकते हैं इसके अंदर? जी, यहाँ पे अगर मेरा व्यू के अनुसार अगर यहाँ पे मेरा है कि 5040 तक जा सकता है तो 146 का यहाँ पे ऑलमोस्ट 190 टू 210 की रेंज में आपको नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड कि विक्स इसी रेंज पे घूमता रहे। सो आई थिंक आप ऑलमोस्ट 190 टू 210 ये दो टारगेट्स आप लेके रख सकते हैं।
ठीक है, 200 रुपये तक का टारगेट है। अगर 149 पे ले रही हैं तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, तो आपको 25 रुपये से नीचे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना। ये रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 का होना ही चाहिए। पुट है 5100 की ब्रिटानिया की, 200 रुपये तक का टारगेट है, 125 या 120 तक का स्टॉप लॉस है। ये आपके सामने ब्रिटानिया के नंबर्स और उसका एक ट्रेड कन्वर्ट करके हमने आपको दे दिया। भारतीय एयरटेल के नंबर अंशुल सर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा चेक कर लीजिएगा आप भी चार्ट के स्ट्रक्चर को। मैं नंबर्स बता देता हूँ। नंबर जिसके रेवेन्यू में करीब 2.5% की ग्रोथ आएगी, एक्सपेक्टेड है कि करीब 38,000 करोड़ का इस बार का इसका नंबर आएगा। मुनाफा 94% के बढ़कर नहीं इसका आने वाला है। वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर ही शो करेगा कंपैरेटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दूसरा, अब छोड़ दीजिए प्रॉफिट को भी, आप इसके मार्जिन्स चेक कीजिए। मार्जिन्स के अंदर जो इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि डी ग्रोथ आ सकती है। ये 52.7 से 52.1 आने की उम्मीद है। तो ये पॉइंट है, अगर मार्जिन्स थोड़े भी ठीक आए तो नंबर अच्छा प्ले करवाएगा। एबिट मार्जिन्स ठीक है, वो करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के बन सकते हैं। शेयर पे सर आपको क्या दिख रहा है? मैं प्रॉफिट वाले एक एबनॉर्मल पिक्चर को छोड़ दूं तो सब नंबर्स मेरे को तो इनलाइन जैसे लग रहे हैं। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है सर आपको? दिख रही है। बिफोर लास्ट वीक एक रिजेक्शन कैंडल थी, शूटिंग स्टार। लास्ट वीक इनसाइड बार थी और आज 20-डे मूविंग एवरेज को ये होल्ड नहीं कर पाया है, बड़ी रेड बार के साथ नीचे आ रहा है। तो इसका लॉजिकल टारगेट 50-डे मूविंग एवरेज बनता है जो 1063 पे है। तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी सी रैली मिलती है 1140 के आसपास, तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 1065 का डाउन साइड टारगेट रहेगा।